नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कस्टम्स ब्रोकर बनने का एक सुनहरा अवसर है। इसके लिए रिटन और ओरल एग्जाम्स होती है और इन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 18 नवंबर 2021 है। इसी के बारे में आज के अंक में कुछ जानकारी दे रहे हैं। कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत कस्टम्स ब्रोकर रेगुलेशन 2018 जारी किए गए हैं। इसके रेगुलेशन 3 के अनुसार जो कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस जिसके पास है वही व्यक्ति कस्टम स्टेशन पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और कस्टम्स के ऑडिट से रिलेटेड वर्क कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कस्टम स्टेशन में जाकर कस्टम से रिलेटेड वर्क नहीं कर सकता। इसके लिए कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस जरूरी है। हालांकि इसमें से कुछ लोगों को एग्जम्पशन है, कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वो किन केस में, जहां पर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर स्वयं अपने गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है या उनके एम्प्लॉइज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हर केस में संभव नहीं हो पाता। इसलिए कस्टम स्टेशन पर अधिकांश कार्य कस्टम्स ब्रोकर या उनके अंडर में कार्य करने वाले लोग ही करते हैं। रेगुलेशन 4 के अनुसार कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस देने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, जिसे नासिन कहा जाता है, वह हर वर्ष अगस्त महीने में एप्लीकेशंस इनवाइट करेगी, अर्थात एडवर्टाइजमेंट देगी 2 न्यूज़पेपर में, और कस्टम्स ब्रोकर के लिए फॉर्म ए के अंदर एप्लीकेशन करना होता है और इसके साथ में 500 रुपीस की फी जमा करवानी होती है। इसके अनुसार नासिन ने नोटिस फॉर कस्टम्स ब्रोकर एग्जामिनेशन 2022 26 अगस्त 2021 को जारी की थी। Applications are invited from Indian citizens to appear in the online written examination for issuance of license to act as a custom broker under Customs Broker Licensing Regulation CBLR 2018 as amended। तो इसके अंतर्गत यह आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। Complete application is to be submitted in a person or bar registered और स्पीड पोस्ट इन फॉर्म ए। फॉर्म ए के अंदर यह एप्लीकेशन करनी है। इसके साथ साथ में क्या क्या चीज़ें देनी है, तो 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप जिसमें आधार, पासपोर्ट, वोटर कार्ड इत्यादि है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल वायबिलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ में 500 रुपये की फीस देनी है। कहाँ पर ये एप्लीकेशन करनी है, तो जिस एरिया में आप कस्टम ब्रोकर का बिजनेस करना चाहते हैं उस एरिया के प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव, उनके वहाँ यह एप्लीकेशन इंडिविजुअली पर्सनली जाकर या बाय पोस्ट कर सकते हैं। और यह एप्लीकेशन करने के लिए तारीख 18 अक्टूबर 2021 से 18 नवंबर 2021 के शाम को 6 बजे तक है। तो 18 नवंबर की शाम को 6 बजे तक यह एप्लीकेशन कमिश्नर्स ऑफ कस्टम्स की ऑफिस में मिल जानी चाहिए। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यह आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है और उसके अंदर सभी आवश्यक दस्तावेज सम्मिलित किए गए हैं, अन्यथा यह एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्या है, वह रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 7 में बताया गया, वह मैं आपको आगे बता दे रहा हूं। जिन लोगों ने एप्लीकेशंस की है और उनकी एप्लीकेशन सही पाई गई है तो उनके नाम नोटिस बोर्ड पर और रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट की वेबसाइट पर 29 नवंबर 2021 को रख दिए जाएंगे और जो रोल नंबर, एडमिट कार्ड इत्यादि की जो भी डिटेल्स है वह सीबीआईसी और नासिन की वेबसाइट पर भी मिलेंगे। इस कस्टम्स ब्रोकर के लिए जो 2022 में एग्जाम होनी है वह मार्च 2022 में होगी। आगे की जानकारी देने से पहले मैं कुछ जो ये सिलेबस और उनके रिलेटेड जानकारी है वह रेगुलेशन में से दे देता हूं। कस्टम्स ब्रोकर के लिए एप्लीकेशन करने से पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आप ये जो रिक्वायरमेंट्स दी है रेगुलेशन 5 में वह पूरी करते हैं।
एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो भी व्यक्ति एप्लीकेशन कर रहा है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, पान नंबर होना चाहिए, पान कार्ड होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है। ही हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड फॉर एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट, द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, अर्थात जो कस्टम्स एक्ट है उसके अंतर्गत, सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंतर्गत, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंतर्गत पेनल्टी इंपोज नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति पर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सजा नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होनी चाहिए। यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन इसके लिए एप्लीकेशन कर सकता है, तो जो व्यक्ति ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अर्थात किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट होना चाहिए और मास्टर्स डिग्री इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट, या तो इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए या सीए, सीएस, एमबीए, एलएलएम, एसीएमए, एफसीएमए और डिप्लोमा इन कस्टम्स क्लियरेंस वर्क फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या 2 साल का कस्टम्स ब्रोकर का कार्य का अनुभव होना चाहिए, उसको जी कार्ड होल्डर होना चाहिए। जो कस्टम्स ब्रोकर होते हैं उन्हें एफ कार्ड होल्डर कहा जाता है, एफ कार्ड की एग्जाम होती है और कस्टम्स ब्रोकर के अंडर में जो कार्य करते हैं वह एम्प्लॉय या तो जी कार्ड होल्डर या एच कार्ड होल्डर होते हैं। तो जी कार्ड होल्डर यदि 2 वर्ष का अनुभव है वे भी इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, ये एग्जाम कस्टम्स ब्रोकर की दे सकते हैं। जो व्यक्ति कस्टम्स ब्रोकर के लिए एप्लीकेशन करना चाहता है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात उसे किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा कि वह कम से कम 5 लाख की संपत्ति उसके पास है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी इस प्रकार से उसकी हो सकती है। और जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं जिनका कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस रहा हो, वे रिटायर हो गए हों, तो वो भी इसमें एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन करने के बाद में जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है वह अपने हिसाब से वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इससे संतुष्टि होने के बाद ही वह एप्लीकेशन को नासिन को फॉरवर्ड करेंगे। एग्जामिनेशन की पैटर्न जो रेगुलेशन के अंदर बताई गई है, तो उसके अनुसार रिटन एज वेल एज ओरल एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम पहले पास करना है और उसके बाद में ओरल एग्जाम होगी। जो रिटन एग्जाम होगी वह फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईच कैलेंडर ईयर में होगी। इस बार जैसे बताया है कि 2022 में यह रिटन एग्जामिनेशन मार्च 2022 के अंदर होगी। उसके बाद में जो रिटन एग्जाम में सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए हैं उन्हें ओरल एग्जामिनेशन सेकंड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर में होगी, उसमें बुलाया जाएगा, अर्थात अप्रैल से लेकर जून के बीच में ओरल एग्जामिनेशन या जिसे हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं वह होगी। और रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज ओरल एग्जामिनेशन, इन दोनों में जो पास होगा उसे कस्टम्स ब्रोकर के लिए लाइसेंस लेने के लिए योग्य माना जाएगा। तो जिस वर्ष रिटन एग्जाम में पास हुए हों उसी वर्ष ओरल एग्जाम में पास होना जरूरी है। यदि ओरल एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर फिर से रिटन एग्जाम देनी पड़ेगी। और इस प्रकार से कोई भी एप्लीकेंट मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकता है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जो सिलेबस है वो किससे रिलेटेड होगा, तो उसकी जो डिटेल्स दे रखी है, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल एंड अदर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में। अराइवल, एंट्री एंड क्लियरेंस ऑफ वेसल्स, वेसल्स या जो जहाज आते हैं उनके अराइवल से रिलेटेड और क्लियरेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है। टैरिफ क्लासिफिकेशन एंड रेट ऑफ ड्यूटी, विभिन्न वस्तुओं पर उनका क्या टैरिफ क्लासिफिकेशन होगा और उन पर कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, वैल्यूएशन कैसे किया जाना है। कन्वर्जन ऑफ करेंसी,
फॉरेन करेंसी का इंडियन करेंसी में और इंडियन करेंसी का फॉरेन करेंसी में कैसे कन्वर्जन होता है। नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ वेरियस काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल्स एंड अदर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स। अलग अलग प्रकार की बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल्स होती है अलग अलग प्रकार के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए, उनके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाने चाहिए। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ ड्यूटी। कस्टम्स में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का असेसमेंट कैसे होता है, इंपोर्ट के टाइम पे ड्यूटी भुगतान कैसे करना होता है, और यदि ड्यूटी रिफंड लेनी है तो उसकी भी प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गुड्स का कस्टम्स पोर्ट या कस्टम स्टेशन पर गुड्स का एग्जामिनेशन करवाने से संबंधित क्या गाइडलाइंस है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कई गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिट किए होते हैं कि जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बॉन्डिंग प्रोसीजर एंड क्लियरेंस फ्रॉम बॉन्ड, अर्थात बॉन्डिंग प्रोसीजर में जब तक गुड्स रहता है तब उस पर ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है, जब बॉन्ड में से क्लियर कराया जाता है उस समय ड्यूटी भरनी होती है। री इंपोर्टेशन एंड कंडीशन फॉर फ्री री एंट्री। यदि कोई गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है और उसे वापस री इंपोर्ट करना है तो उसके बारे में क्या होता है और कैसे वो री इंपोर्ट के टाइम पर फ्री री एंट्री हो सकती है। ड्रॉबैक एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। एक्सपोर्ट के समय पे ड्रॉबैक मिलता है या अन्य एक्सपोर्ट प्रमोशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम, उसके बारे में भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऑफेंस अंडर द एक्ट। कस्टम्स एक्ट के अंडर में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं उनके बारे में भी जानकारी अपेक्षित है। इसके अलावा बहुत सारे एलाइड एक्ट्स हैं जिनका भी गुड्स इंपोर्ट करते समय उपयोग होता है, तो उनका जो गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जहां तक उनकी उपयोगिता है उतनी जानकारी कस्टम्स ब्रोकर से अपेक्षित है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रोसीजर फॉर अपील एंड रिवीजन एप्लीकेशन अंडर द एक्ट। कस्टम्स एक्ट के अंडर में अपील की और रिवीजन की क्या प्रोसीजर है। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड शिपिंग बिल। जो आइस गेट और आईसीएस सिस्टम्स हैं उनके अंतर्गत ऑनलाइन कैसे फाइलिंग किया जाता है। नॉलेज ऑफ रेगुलेशंस, रूल्स, नोटिफिकेशन अंडर द कस्टम्स एक्ट एंड अदर एलाइड एक्ट्स। तो इस प्रकार का यह सिलेबस है, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कस्टम्स ब्रोकर की रिटन एग्जाम और ओरल एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा कमिश्नर ऑफ कस्टम्स यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो एप्लीकेंट है उसे अंग्रेजी भाषा और जिस कस्टम स्टेशन पर वह काम करना चाहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज, इनका भी सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज है। हालांकि जो कस्टम स्टेशन पर या डॉक पर जो काम करना चाहते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरीली आना जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी का ज्ञान हो यह डिजायरेबल है। जो फॉर्म ए है जिसके अंतर्गत कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस की एग्जाम की एप्लीकेशन करनी है वो काफ़ी सिंपल है। ये आपके सामने है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फुल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आधार नंबर, नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर। यदि पार्टनरशिप फर्म या कंपनी एप्लीकेशन करती है उसके केस में है नेम एंड परमानेंट अकाउंट नंबर्स ऑफ इट्स पार्टनर्स और डायरेक्टर्स हु विल एक्चुअली बी एंगेज इन द वर्क एज कस्टम ब्रोकर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु मे बी एंगेज इन कस्टम ब्रोकर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स द एप्लीकेंट हैज मेड। जैसा आपको बताया था 6 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो अब तक कितने अटेम्प्ट किए हैं उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद में जो यह डिक्लेरेशन है, आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी। तो लोकल लैंग्वेज जिस कस्टम स्टेशन पर आप काम करना चाहते हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। आई हैव नॉट अर्लियर अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस टू एक्ट एज अ कस्टम ब्रोकर एंड नो सच एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर यह डिक्लेरेशन देना है कि पहले ऐसी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई थी, यदि एक्सेप्ट हुई है तो वो यहाँ पर देना है। और इसी प्रकार से जो अन्य डिक्लेरेशन भी देने हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आप संलग्न कर रहे हैं उसका लिस्ट यहाँ पर देना है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल वायबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उसके अलावा नागरिकता से संबंधित आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी इत्यादि जो भी दे रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पर देना है।
और ये एक डिक्लेरेशन देकर यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। तो इस प्रकार से यह फॉर्म ए आपको 18 नवंबर 2021 से पहले पहले कमिश्नर ऑफ कस्टम्स की ऑफिस में जमा करवाना है। जो यह नोटिस दी थी नासिन ने, उसके अनुसार द कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू आंसर आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। आप जो रिटर्न एग्जामिनेशन और ओरल एग्जामिनेशन है उसके आंसर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में दे सकते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन ओरल एग्जामिनेशन फॉर विच सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी सेंट। रिटर्न एग्जामिनेशन में से पास होने के बाद ओरल एग्जामिनेशन के लिए अलग से कम्युनिकेशन किया जाएगा, अलग से बुलाया जाएगा। In case declarations and information submitted by the applicant are found to be incorrect, the application shall be rejected. यदि बाद में भी यह मालूम चलता है कि कोई गलत जानकारी दी थी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जा सकती है, या इवन रिटर्न और ओरल एग्जामिनेशन पास होने के बाद कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस दिया गया हो तो उसे भी कैंसिल किया जा सकता है। और इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नासिन की या CBIC की वेबसाइट पे से उपलब्ध हो सकती है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।